हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स और कॉलिजन ऑफ बॉडीज की। कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स और कॉलिजन ऑफ बॉडीज क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बीएससी कोर्स में, जो कि आपके एमएससी कोर्स में, इसके अलावा कोई एग्जाम आप देते हैं तो वहां पर ये यूजफुल होगा। इस टॉपिक को हम 2 से 3 वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये बात करेंगे कि जो कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स है उसके एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। फिर हम ये बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से बांट सकते हैं, यानी कि क्या क्या इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। फिर एक जो इसका क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन, उसके क्या क्या केसेस बनते हैं, उनके किस तरह से डेरिवेशन होते हैं, तो वो सब बात हम कर रहे होंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। मेरे जो CUET PG के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस हैं या जो IIT JAM के रिगार्डिंग वीडियोस हैं वो अभी कुछ वो स्टॉप हो गए हैं। उसका रीज़न बीइंग कि अभी जो मेरे वीडियोस हैं ये वाले जो CUET PG के रिगार्डिंग हैं वो सारे अनअकैडमी पर आ रहे हैं। अनअकैडमी पर आपने देखा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स, अनअकैडमी का जो चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, वहाँ पर मैंने थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। कई लोगों ने वो ज्वाइन भी किया था सेशन। बाकी लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशंस जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उस पर अभी CUET PG का जो कैटेगरी है वो लाइव नहीं हुआ है। जैसे ही वो लाइव हो जाएगा तो थ्योरी जो है थर्मोडायनेमिक्स की वो भी वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो हम वहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमारा जो सिलेबस है, जो कोर्स है वो बीच में रुक गया है। तो जो यहाँ पर रुक गया वो सारा का सारा हम वहाँ पर कवर कर लेंगे और ये जो टॉपिक्स हैं ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हेल्पफुल होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो कॉलिजन ऑफ पार्टिकल और बॉडी का मतलब अभी तक हम ये समझते आए हैं कि दो लोग आपस में भिड़ जाएं या दो गाड़ियां, जैसे मैं मान लूं कि ये 2 बॉल हैं, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में, एक लेमैन की तरह अगर मैं बात करूं टक्कर, तो टक्कर का मतलब मेरे को समझ में आता है कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से टक्कर करें, है ना। एक अगर लेमैन मतलब कि एक सिंपल, मैं किसी को फिजिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मैं उससे कहूँ कि टक्कर का मतलब बताओ, तो टक्कर का मतलब वो मुझे क्या बताएगा कि 2 चीज़ें आपस में भिड़ रही हैं, ऐसे ऐसे टकरा गई, है ना, तो उसको टक्कर कहेंगे। इन जनरल हम भी यही बात करेंगे कि टक्कर का मतलब क्या है कि मैं आपसे भिड़ जाऊं। और अगर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हम लर्नर्स हैं, तो फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स के केस में कॉलिजन का मतलब होता है जब 2 पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, पार्टिकल या बॉडी जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से, म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है इसको भी मैं बताऊंगा। तो उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है, उनका जो मोमेंटम है, उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर चेंज होता है। किस के अंदर चेंज होता है? वेलोसिटी, मोमेंटम और जो एनर्जी है उसके अंदर चेंज होता है। तो इन तीनों के अंदर चेंज होने के कारण, किस के अंदर? मोमेंटम, वेलोसिटी और एनर्जी, इनके अंदर चेंज होने के कारण ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मोमेंटम। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम नाम देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? कॉलिजन नाम देते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? कॉलिजन नाम देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि कॉलिजन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, कॉलिजन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर के लिए 2 चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, 2 बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मैं कैसे बोल रहा हूं? ये मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा
कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जब अप्रोच करता है तो उनके बीच में कूलम फोर्स लग जाता है। उस कूलम फोर्स की वजह से अगर वो ऑपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर वो सेम नेचर के हैं तो वो रिपल्स करते हैं। उससे उनकी वेलोसिटी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो मोमेंटम है वो चेंज होती है। तो वो एग्जाम्पल किसका होता है? वो कॉलिजन का एग्जाम्पल होता है ना। तो इसलिए हमने यहां पर बोला कि कॉलिजन का मतलब फिजिक्स में क्या है, जब दो बॉडी या दो पार्टिकल जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दोनों एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी है, म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण उनकी जो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, उसके अंदर चेंज होगा। और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? कॉलिजन नाम देंगे। तो आगे से एज ए फिजिक्स स्टूडेंट, एज ए फिजिक्स लर्नर, आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि जो कॉलिजन है उसका मतलब क्या है? टक्कर। दो चीजों का फिजिकल कांटेक्ट होना, टक्कर होता है। ये तब तक ठीक है जब तक आप एक लेमैन की तरह बात कर रहे हो, आप फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह बात नहीं कर रहे हो। परंतु जब आप फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हो, फिजिक्स के लर्नर की तरह बात कर रहे हो, तो उस केस में कॉलिजन का मतलब क्या है? जब दो पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करें। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो कमेंट करके बताइए, थम्स अप का साइन शो कीजिए। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो आगे यहां पर हम बात करेंगे अब कि जो कॉलिजन होगा, कॉलिजन के अंदर हमेशा दो बातों का ध्यान रखा जाता है या दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ, वहां पर मोमेंटम होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब मैं बात करता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब मैं बात करता हूं तो मैंने मेरे पहले के वीडियोस में ये बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो है। सिस्टम पर या पार्टिकल पर लग रहा एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। इसलिए जो मोमेंटम है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो जब भी हम कॉलिजन की बात करेंगे तो वहां पर दो बातें होंगी। पहली बात जो तय है कि होना ही होना है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। दूसरी चीज जो बात वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बात निकली यहां से कॉलिजन के लिए कि कॉलिजन अगर है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, ये बात बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तो उस कॉलिजन को कुछ और नाम देंगे हम, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती तो उस कॉलिजन को कुछ और नाम देंगे। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर कॉलिजन है तो वहां ये दो बातें हो सकती है, जिनमें से पहली जो बात है, जो फर्स्ट जो बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो फिक्स है, वो होना है। और दूसरी वाली जो है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है वो दोनों देख लेते हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बेस पे कि ये कंजर्व होगी या नहीं होगी, इसके बेस पर ये जो कॉलिजन है ये दो तरह की होती है। इसके बेस पर, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बेस पर इस कॉलिजन को दो टाइप से बांटा जाता है। पहला होता है परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या? हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो पार्टिकल्स हैं, एक को ले लिया मैंने, मास ले लिया m1, एक पार्टिकल या बॉडी है उसका मास ले लिया m2। इनिशियली पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो u1 है और इनिशियली दूसरे वाले की वेलोसिटी u2 है। दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इनकी बता रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों के बीच में टक्कर हो गई, टक्कर हो गई, हो सकता है एक की स्पीड कम हो, एक की स्पीड ज्यादा हो, तो इसलिए टक्कर हो गई होगी। टक्कर हुई तो टक्कर के बाद पहले वाले की वेलोसिटी v1 है और दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या है? v2 है। मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मैंने आपको कहा कि कॉलिजन कोई से भी टाइप की हो, उसमें पहली चीज जो है वो लगनी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि टक्कर के पहले यानी कि कॉलिजन के पहले का मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। कॉलिजन के पहले का मोमेंटम जो हो गया वो कितना हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। फिर दूसरा क्या लगाओगे आप? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो जब मैं परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहा हूं तो वहां पर एनर्जी भी कंजर्व रहती है। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन की,
जब मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन की, तो उस परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के केस में एनर्जी भी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कौन सी एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कॉलिजन के पहले की एनर्जी कितनी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये u2 है, ये u1 है, मैंने v बोल दिया शायद गलती से, ये u1 है, ये v1 है, u2 है। तो इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी में भी कोई लॉस नहीं है, किसके केस में, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के केस में, और मोमेंटम तो यहां पर कंजर्व है ही। सेकंड, फिर आगे हम बात करें तो ये जो मैंने बोला यहां पर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, इसको हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक होती है वन डायमेंशनल, या जिसको और दूसरा हम नाम देते हैं हेड ऑन कॉलिजन। वन डायमेंशनल या हेड ऑन कॉलिजन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीधी टक्कर, है ना, सीधी प्रत्यास्थ टक्कर हिंदी में बोला जाता है। दूसरी होती है टू डायमेंशनल और ऑब्लिक कॉलिजन। टू डायमेंशनल और ऑब्लिक कॉलिजन हिंदी में जिसको बोला जाता है त्रियक टक्कर, है ना, हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है, त्रियक टक्कर। अब यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां पर एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी का मास हम मान लेते हैं m1, और एक बॉडी ये है, इस बॉडी का मास हम मान लेते हैं m2। यहां पर एक मैंने वर्ड लिखा है लाइन ऑफ कॉलिजन और इम्पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो मैंने वर्ड लिखा है लाइन ऑफ कॉलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे एडवांस क्वेश्चन जब इसके करोगे या मैं कराऊंगा, तो ये जो बात है बहुत नचा देगी। लाइन ऑफ कॉलिजन और इम्पैक्ट ये बहुत सारे क्वेश्चनों में उलझा देगी। होता क्या है, यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है लाइन ऑफ कॉलिजन की। लाइन ऑफ कॉलिजन क्या होता है, लाइन जॉइनिंग ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ टू बॉडी। ज्योमेट्रिक सेंटर्स का मतलब क्या हो गया, ये जो बॉडी है इसका सेंटर ये है, ये वाली जो बॉडी है इसका सेंटर ये है। इन दोनों के सेंटर्स को जो मिलाने वाली लाइन है, इन दोनों के जो सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ कॉलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कई बार कि एक बॉडी ऐसी है, फ्लैट सरफेस है, और एक उसके ऊपर गिर रही है ऐसे, तो इसकी लाइन ऑफ कॉलिजन क्या बनेगी। तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि जो सरफेस बन रही है, ये जैसे ये सरफेस बन रही है, ये सरफेस यहां से ना, तो इस सरफेस के टेंजेंट लाइन खींची और इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाल दी, तो ऐसे भी हम क्या बनाते हैं, लाइन ऑफ कॉलिजन बनाते हैं। तो वो जब आगे केसेस हम करेंगे ऑब्लिक कॉलिजन के, और वो बहुत केस बनाएंगे, मैंने आपको कहा भी कि ये जो कॉलिजन है ये 3-4 लेक्चर में जाके हम कंप्लीट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो लाइन ऑफ कॉलिजन का एक्चुअल में हम कैसे किस तरह से उसको निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लाइन ऑफ कॉलिजन क्या है, जब दो बॉडीज के ज्योमेट्रिक सेंटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लाइन ऑफ कॉलिजन बोल रहे हैं। तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या होता है, जब लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया कि ये पार्टिकल भी इसी लाइन में चल रहा है और ये पार्टिकल भी इसी लाइन में चल रहा है। जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते, ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी आ रहा होता, परंतु ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही लाइन है। लाइन ऑफ कॉलिजन और लाइन ऑफ मोशन एक ही हो, टक्कर के पहले भी, यानी कि कॉलिजन के पहले भी और कॉलिजन के बाद भी। अगर आप कॉलिजन के बाद भी देखोगे तो लाइन ऑफ कॉलिजन सेम है और लाइन ऑफ मोशन भी क्या है, सेम है। तो यदि दो पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन है वो इस तरह से हो रहा है कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन के पहले यानी कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों सेम हैं, तो ऐसा जो कॉलिजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, हेड ऑन कॉलिजन। ऐसा जो कॉलिजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, हेड ऑन कॉलिजन। समझ में आ गई ये बात। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या है, वापस बोल रहा हूं कि ऐसी कॉलिजन जिसमें लाइन ऑफ मोशन ये वाली और लाइन ऑफ कॉलिजन ये वाली जो इनके सेंटर्स को मिला रही है, ये सेम रहे, है ना, टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन या वन डायमेंशनल कॉलिजन। वहीं टू डायमेंशनल कॉलिजन का मतलब क्या है, देखो यहां पर ये लाइन ऑफ कॉलिजन है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इन दोनों के ज्योमेट्रिक सेंटर्स को मैंने मिला दिया, तो ये इनकी लाइन ऑफ कॉलिजन है। परंतु इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो अलग ही दिशा में है, अलग ही डायरेक्शन में है, इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो अलग ही डायरेक्शन में है। फिर इनके अंदर कॉलिजन हो गई, यानी कि टक्कर हो गई। टक्कर के बाद इनकी जो लाइन ऑफ कॉलिजन है वो ये हो गई, दोनों के ज्योमेट्रिक सेंटर्स को मिलाया। अब इसकी मोशन अलग जा रही है और इसकी मोशन अलग जा रही है, यानी कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉलिजन दोनों लीनियर नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में अगर नहीं है, तो ऐसी जो
टक्कर होती है, ऐसी जो कॉलिजन होती है उसको हम नाम देते हैं टू डायमेंशनल कॉलिजन, या उसको हम नाम देते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। उसको हम नाम देते हैं टू डायमेंशनल कॉलिजन, या हम उसको नाम देते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। इसका ऐसा ही एक एग्जांपल आप यहां पे भी देख सकते हो कि लाइन ऑफ कॉलिजन ये है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है और ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये भी कौन सी कॉलिजन हो गई, टू डायमेंशन कॉलिजन या ऑब्लिक कॉलिजन। यहां तक बात सबको समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपको जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं उन व्हाट्सएप नंबर को शो कर कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। फिर इसके आगे अभी तक हमने क्या कौन सी कॉलिजन पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, आपने सुना भी होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। एक वर्ड सुना होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक ई करके एक वर्ड सुना होगा, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इलास्टिक जो कॉलिजन होती है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, उसके लिए उसकी वैल्यू होती है 1। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको वो चीज, उसके पहले हम एक बार ये पढ़ लें परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक है नहीं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। देखो यहां पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, चाहे वो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो चाहे वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हो, टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। कौन कंजर्व नहीं रहेगा इसकी बात चल रही है, तो कंजर्व कौन नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। जब आप परफेक्टली इलास्टिक की बात करोगे तो उसके केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी चाहे कोई सा भी केस हो। और जब हम ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे तो उस केस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी जैसा कि पहले भी था, परंतु जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो कंजर्व नहीं रहेगी। कंजर्व नहीं रहने का मतलब है क्या है कि उसके अंदर कुछ लॉस होगा, अब उसके अंदर कुछ लॉस होगा, और ये जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, ये लॉस मैक्सिमम लॉस होता है। ये जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ये लॉस मैक्सिमम लॉस होता है, पहली चीज, है ना। ये तो आपको पता लग गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये होता है जब दो चीजों के बीच में टक्कर हो रही हो, यानी कि कॉलिजन हो रहा हो तो टक्कर के बाद वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक पार्टिकल का मास है m1 जिसकी वेलोसिटी है u1, एक पार्टिकल का मास है m2 जिसकी वेलोसिटी है u2। इन दोनों में टक्कर हुई तो ये m1 और ये m2 ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए, और दोनों की जो सेम वेलोसिटी हो गई, और वो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। कुल मिलाकर दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो ये जो कुल मास बन गया, अब ये कुल मास कितना बन गया, m1 प्लस m2। तो अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप लगाओगे तो वो कैसा लगेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, क्योंकि अब ये कंबाइंड बॉडी बन गई और इसका वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो यहां से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं कंबाइंड बॉडी की, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इसकी होगी वो कैसी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसे होगी, हाफ m1 प्लस m2 कंबाइंड कर दिया u स्क्वायर। डेल्टा के हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है उसको निकालने के लिए आपको इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना पड़ेगा। इनिशियल में से फाइनल को माइनस करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो यहां पर जो लॉस होगा, एनर्जी का जो लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो हीट के फॉर्म में होगा या वो रेडिएशन के फॉर्म में होगा। एनर्जी का जो लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में होगा या वो रेडिएशन के फॉर्म में होगा, और ये जो लॉस है इस लॉस को हम नाम देंगे एक्साइटेशन एनर्जी। ये जो लॉस है इस लॉस को हम नाम देंगे एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो लॉस है इस लॉस को हम क्या नाम देंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये जो नंबर आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल्स हैं मेरे, वहाँ पर भी मैं ये जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, फिर आगे हम बात करें
तो हेड ऑन कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल, अब मैं दो पार्टिकल की हेड ऑन कॉलिजन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें भी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब यहां पर हम दो फ्रेम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, केवल और केवल हम लेबोरेटरी फ्रेम को डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब क्या हो गया, दो फ्रेम तुम लोगों ने पढ़े होंगे, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मैं बात कर रहा हूं इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया जब ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है, यानी कि अगर मैं हूं तो मैं यहां पर खड़ा होकर ये सारा तमाशा, ये सारा सीन देख रहा हूं कि चल क्या रहा है। तो मैं जब यहां पर खड़ा हूं तो मेरे को दो पार्टिकल दिखे, एक पार्टिकल दिखा m1 और एक पार्टिकल दिखा m2। m1 पार्टिकल की वेलोसिटी दिखी मेरे को u1, m2 पार्टिकल की वेलोसिटी दिखी मेरे को u2। इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, जरूरी नहीं कि फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ, टक्कर हुई। टक्कर के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, क्या लगा दोगे, बिना सोचे समझे क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लगाना है। यहां पर बहुत सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, इसलिए आराम से आप लगा दीजिए। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं बॉडीज तो फिर आपको कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे लगाना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने लगा दिया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो गया किसके, m1 v1 प्लस m2 v2। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कंजर्वेशन ऑफ आपको क्या लगाना है, काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप लगा दोगे तो ये बन जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ट्रांसपोज करोगे यानी कि इधर उधर करके लिखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। एक बन जाएगी m1 कॉमन आ जाएगा, ये m1 वाले सारे एक साइड, तो ये बन जाएगा u1 माइनस v1। सिमिलरली ये बन जाएगा m2 v2 माइनस u2। इसी तरह से ये वाला जो है वो बन जाएगा m1 इधर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 इधर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे इनको, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। इस इक्वेशन को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आएगी, जिसको आप ट्रांसपोज करके ऐसे लिख सकते हो। इसको ट्रांसपोज करके आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने आपको बताया एक लॉ होता है जिसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके अकॉर्डिंगली ई मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, है ना। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाता है v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। अगर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है तो उसके लिए E की वैल्यू होती है 1। E की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से 1 तक। परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है तो उसके लिए E की वैल्यू 1। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक जिसमें चीजें चिपक जाती हैं, उसके लिए E की वैल्यू होती है 0। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वाला मैं डायरेक्ट यहां से भी लिख सकता था। कहां से, यहां से भी। क्यों, क्योंकि हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हेड ऑन कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, जो कि कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक, और उसमें E की वैल्यू क्या है, 1 है। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू यहां से लिख सकता था, पर ठीक है अभी मैंने आपको यहां से बता दिया। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को आप इस तरह से रीशफल करके लिख सकते हैं। यानी कि एक बार आपने इसको v1 के फॉर्म में लिख लिया और एक बार आपने इसको v2 के फॉर्म में लिख लिया। ये जो वैल्यूज हैं, ये v1 और v2 की जो वैल्यूज हैं, इनको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर इन दोनों के अंदर जब सब्स्टिट्यूट करोगे या इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आएगा। वेलोसिटी ऑफ v2 पार्टिकल जो है, पार्टिकल की जो v2 वेलोसिटी है वो बनेगी ऐसी, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। देखो यहां पर v2 है तो यहां पर 2m1 u1 बना, 2m1 u1 बना और m2 में से m1 माइनस हुआ। नीचे सभी में चीजें सेम है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। सिमिलरली जब यहां की बात करते हो, यहां की बात करते हो, यानी कि जब आप v1 निकालते हो तो देखो यहां v2 था, यहां बना 2m1 u1, यहां v1 है तो यहां बनेगा 2m2 u2। वापस बोल रहा हूं, यहां v2 है तो यहां बना 2m1 u1, यहां पर v1 है तो यहां बनेगा 2m2 u2। नीचे क्या बना, m1 प्लस m2, यहां क्या बनेगा m1 प्लस m2।
यहाँ V2 है तो यहाँ बना M2 माइनस M1, यहाँ V1 है तो यहाँ बनेगा M1 माइनस M2, यहाँ V2 है तो यहाँ आया U2, यहाँ V1 है तो यहाँ आएगा U1। ये फॉर्मूला हो गया हेड ऑन कॉलिजन का वेलोसिटी का। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में इन जनरल आपको इसको लिखना है तो ये फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। V1 का कैसे बनेगा, यहाँ M2 है, यहाँ U2 है, यहाँ M2 है, यहाँ U2 है, यहाँ M1 है, यहाँ M1 है, यहाँ M2 है, M2 के साथ क्या लिखा है, E लिखा है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए E बराबर 1, तो यहाँ इस फॉर्मूला में आप E की वैल्यू को रखो 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, तो यही फॉर्मूला बन गया 2m2 U2 अपॉन M1 + M2, M1 माइनस M2, E की वैल्यू क्योंकि 1 हो जाएगी। सिमिलरली आप किसको निकाल सकते हो, V2 को। V2 यहाँ पर क्या लिखा है 2m1, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 + EM1, E की वैल्यू अगेन 1, तो कितना हो जाएगा 2m1U1 अपॉन M1 + M2। इसी तरह से यहाँ लिखा है M2 माइनस M1, तो M1 के साथ क्या लगा दिया, E लगा दिया। तो ये एक इन जनरल फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में। इसको याद रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। हालांकि ये बना ऐसे ही है, तो डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, और परफेक्टली इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। आगे चलते हैं आगे, फिर अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं। जैसा कि अगर मैं बोलूं कि यदि M1 बराबर क्या है, M2 है, यदि M1 बराबर क्या है, M2 है, तो देखो M1 यदि M2 के बराबर होगा तो इन फॉर्मूलाज में क्या चेंज आएगा। देखो M1 यदि M2 के बराबर हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरी चीज़ 0। तो यहाँ नीचे क्या बन जाएगा 2m बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 बराबर हो जाएगा U1 के और V1 बराबर हो जाएगा U2 के, है ना। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, V2 बराबर हो जाएगा किसके, U1 के, और V1 बराबर हो जाएगा किसके, U2 के। तो यानी कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जब दो सिमिलर मास के पार्टिकल, जब दो सेम मास के पार्टिकल एक दूसरे से हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, जब सेम मास के पार्टिकल एक दूसरे से हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, तो कॉलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो कॉलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो आपस में क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब दो पार्टिकल्स जिनका मास सेम हो वो एक दूसरे से हेड ऑन कॉलिजन करें तो उनकी जो वेलोसिटी है आपस में एक्सचेंज हो जाती है, और वो एक्सचेंज इस तरह से होता है कि मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाए, मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाए, मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाए। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में। जब हमें न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना होता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कराना होता है, तो हम उसको मॉडरेटर के ऊपर गिराते हैं। मॉडरेटर के ऊपर उसको इस तरह से गिराया जाता है कि मॉडरेटर के जो न्यूक्लियस हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो कॉलिजन है वो हेड ऑन कॉलिजन हो। हेड ऑन कॉलिजन होगा तो मैक्सिमम एक्सचेंज होगा किसका, मोमेंटम का। इसलिए जो मॉडरेटर के जो न्यूक्लियस है, मॉडरेटर मतलब जो उसको मंदा करे, मंदक जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसके जो न्यूक्लियस है और जो न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस है उनके मास लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो ये एक चीज बन जाती है। ये पूछ लिया जाता है आपसे ऐसा कि जो जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक न्यूट्रॉन जब मॉडरेटर से टकराता है तो उनकी जो वेलोसिटी है और जो उनका मोमेंटम है उसमें जो एक्सचेंज होगा वो क्या होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल रहता है, क्या होता है। तो कौन सा एक्सचेंज होता है, मैक्सिमम। और उन दोनों के जो मास होते हैं वो क्या होते हैं, मास दोनों के लगभग सेम होते हैं। फिर इसमें दूसरा स्पेशल केस ये बनता है कि यदि U2 को 0 कर दिया जाए। U2 को 0 करने का मतलब जो पार्टिकल M2 है उसको रेस्ट में कर दें। तो पार्टिकल M2 को यदि रेस्ट में कर दोगे तो इन फॉर्मूला के अंदर चेंज कर दो। U2 को आपने रेस्ट में कर दिया तो U2 को रेस्ट में कर दिया, तो V2 की वैल्यू क्या रह गई, 2m1 अपॉन M1 + M2 इंटू U1, ये वेलोसिटी रह गई। और इसी तरह से V1 की वेलोसिटी भी निकल सकती है जो कि क्या बन जाएगी, M1 माइनस M2 अपॉन M1 + M2। कुल मिलाकर जो भी चेंज हो रहा है वो इनके अंदर हो रहा है। फिर हमें ये पूछ लिया जाता है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंड पार्टिकल। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कौन सा भाग सेकेंडरी पार्टिकल को ट्रांसफर हुआ। तो सेकेंडरी पार्टिकल या सेकेंड पार्टिकल की टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी
सेकेंड पार्टिकल की कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। कौन ट्रांसफर कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल कर रहा है ना, क्योंकि u2 तो जीरो कर रखा है, u2 क्या कर रखा है, जीरो कर रखा है, तो ट्रांसफर कौन कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल कर रहा है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर। v2 की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, ये वाली, और u1 जो है वो u1 है ही। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास बनेगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यही केस बनाया जाए, हो सकता है u1 को जीरो कर दे, तो u1 को जीरो कर दे तो वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली ही फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि टक्कर के पहले वाला टक्कर के बाद वाले को कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि फॉर्मूले में हमेशा ये ध्यान रखना, टक्कर के बाद वाले की काइनेटिक एनर्जी टू टक्कर के पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि किसको जीरो किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि जो मेरे CUET PG के रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो अनअकैडमी पर आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने थर्मोडायनेमिक्स के सेशन वहाँ पे स्टार्ट कर भी दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। थ्योरी क्लासेस भी जल्दी ही ऐप के ऊपर आएगी। अगर ऐप के ऊपर भी नहीं आती है तो जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं थ्योरी क्लासेस भी वहाँ पर स्टार्ट करूँगा, तो उसका मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर एक कंडीशन हम ये बना सकते हैं कि यदि m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, यदि m1 और m2 इक्वल हैं और वेलोसिटी ऑफ v1 मतलब टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 की क्या हो जाती है, जीरो। वो कब हो सकती है, जब m1 m2 इक्वल है। m1 m2 इक्वल है मतलब ये वाला केस, तो m1 m2 इक्वल हो गए, m1 m2 इक्वल हो गए तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यही केस चल रहा है दूसरा ही, m1 m2 इक्वल तो वेलोसिटी v1 क्या हो गई, जीरो। तो वेलोसिटी कौन सी बच गई, v2। अब m1 m2 को आपने इक्वल कर दिया तो यहां नीचे कितना बन गया, दो ही बना ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक बच गया m से m भी कटेगा तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, u1 के। तो यहां v2 किसके बराबर हो गया, u1 के। और k2 अपॉन k1 कितना हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो m2 m1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और यहां पर भी ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा कुल मिलाकर 4/4, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा, है ना। तो मीन्स आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल स्टॉप्स। अगर ऐसा होता है m1 m2 बराबर हो रहा है, कौन कौन सी कंडीशन लग रही है, u2 जीरो है, यानी कि जो पार्टिकल रेस्ट में था पहले, ये रेस्ट में था और केवल कौन सा पार्टिकल चल रहा था, पहला। पार्टिकल 2 रेस्ट में था, केवल पार्टिकल 1 मोशन में था। इन दोनों के बीच में टक्कर हो गई, मास दोनों के क्या कर दिए, सेम कर दिए, दोनों के मास सेम कर दिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। और सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी की, टक्कर के पहले की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर बनाते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में यदि m2 बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, m1 के कंपैरिजन में, m2 इज ग्रेटर देन m1 और u2 जीरो है, यानी कि u2 जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वापस से इस केस में आ जाओ, यहां पर आ जाओ, है ना, यहां पर आ जाओ। m2 ग्रेटर देन m1 और जो u1 है, u2 है, उसको आपने क्या कर रखा है, जीरो। तो u2 जीरो कहाँ है, u2 जीरो है यहाँ, u2 जीरो है यहाँ, ठीक है। और m2 ग्रेटर देन 1 है। उस केस में क्या चेंजेस आएंगे, उस केस में v1 किसके बराबर हो जाएगा, -u1 के। v1 किसके बराबर हो जाएगा, -u1 के। देखो u2 को आपने जीरो कर दिया, m2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ m1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा -u1। क्या बन जाएगा, -u1। सेम कहानी यहाँ पर, u2 जीरो है और ये जो है m1 को जब डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो m2 अपॉन m1 हो जाएगा नीचे की, जो कि बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है तो इसके कंपैरिजन में v2 की वेलोसिटी लगभग क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो v2 कितना हो जाएगा, जीरो। ये किस केस में होगा, जब m2 ग्रेटर देन m1 होगा और u2 को आपने क्या कर रखा होगा, जीरो कर रखा होगा। तो v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -u1 के। ये केस आपको कब देखने को मिलेगा, ये केस आपको देखने को मिलेगा जब हम एग्जाम्पल कर रहे होंगे, कौन से, जब एक बॉल को गिराया जाएगा चिकनी अर्थ सरफेस पर। एक अर्थ सरफेस होगी ऐसे जो कि फ्लैट अर्थ सरफेस होगी और
स्मूथ होगी। स्मूथ का मतलब उस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई बॉल मैं गिराऊंगा तो वो ये वाला केस बनेगा, ठीक है, ये वाला केस बनेगा। M2 उस केस में कौन हो जाएगी, अर्थ, और M1 उस केस में कौन सा हो जाएगा, बॉल। M1 उस केस में कौन हो जाएगा, बॉल। तो वहां पर ये कहानी बनेगी। U2 जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी इसकी, है ना, और बॉल आ रही होगी इस स्पीड के साथ, फिर टप्पा खाकर वापस उछल जाएगी। यहां से U1 स्पीड से आ रही है और यहां से V1 स्पीड से वापस चली जाएगी। तो यहां लिख रहा है ना, यहां पर V1 इक्वल्स टू माइनस U1। तो ये वाला केस होगा, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट केस लेते हैं। फिर चौथा जो केस बनेगा, यदि M2 बहुत छोटा हो किसके कंपैरिजन में, M1 के केस में, तो उस केस में U2 हमने क्या ले रखा है, 0। यहां पर हमने U2 को 0 ले रखा था, यहां पर भी U2 को, यहां पर हमने M2 को बहुत बड़ा किया हुआ था M1 के कंपैरिजन में, यहां पर हमने M2 को बहुत छोटा किया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, V1 की वैल्यू U1 के बराबर होगी और V2 की वैल्यू 2U1 के बराबर हो जाएगी। यहां पर V2 0 हो गया था, यहां पर V2 कितना हो गया, 2U1। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक लाइट पार्टिकल स्ट्राइक करेगा हैवी पार्टिकल से, जब एक लाइट पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा, तो जो हैवी पार्टिकल है उसकी सेहत में कोई चेंज नहीं आएगा। लेट सपोज हैवी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है U1 है और लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी U2 है। ये भाई साहब इसको टक्कर मार रहे हैं यहां से आके, ऐसे टक्कर के बाद ये जो हैवी पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी V1 ही है, और जो लाइट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2U1। लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 2U1, ठीक है। ये जो V2 है ये किसके बराबर हो गया, 2U1 के बराबर हो गया। और यहां पर जो ये V1 है ये पहले भी U1 था और बाद में भी ये U1 रहेगा। यहां लिखा हुआ है देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ हैवी पार्टिकल बट लाइट पार्टिकल्स मूव्स ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ हैवी पार्टिकल, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा हेड ऑन कॉलिजन पढ़ा, और ये हेड ऑन कॉलिजन हमने कहां पढ़ा, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर पढ़ा। इसे हमने चेक किया किसके अंदर, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर। इसी को अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे सी फ्रेम के अंदर। सी फ्रेम का मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर अब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि जब सेंटर ऑफ मास के अंदर हम इसको पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसमें 3-4 केस बनेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन मतलब 1 डायमेंशनल कॉलिजन, उसको एक बार हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी में जो हमने आज पढ़ा, फिर उसको हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, फिर हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल कॉलिजन, उसको एक बार हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी फ्रेम में, और फिर उसको हम पढ़ेंगे कहां पर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, है ना। बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लाइन ऑफ कॉलिजन का जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको और बेटर तरीके से बताऊंगा जब मैं आपको उसके क्वेश्चंस वगैरह मैं कराऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो मेरी क्लासेस हैं CUET PG के रिगार्डिंग वो होंगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेट्स क्रैक CUET PG यूट्यूब चैनल पर वो स्टार्ट भी हो गई है। थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैंने कराना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐप में अभी कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर अभी क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा हूं। अगर ज़्यादा ही डिले होता है तो फिर यूट्यूब पर ही वो क्लासेस वहां पर भी चालू करेंगे। बाकी ये जो वीडियोस हैं ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, इन्हें देखते रहिए। किसी की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।